गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम 10 जुलाई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलीवेंट है, इसलिए एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा अपडेट ले लीजिए, वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा। काफी सारे स्टूडेंट के काम का अपडेट है, ध्यान से सुनिए। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन का अपडेट मैं आपको बता रहा था, वो हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रखा है, उन सभी को मैं बता देता हूं कि वो अपने ईमेल से फिर से लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पहले ईमेल से लॉगिन किया था तो इस बार भी ईमेल से लॉगिन कीजिएगा, और अगर मोबाइल से लॉगिन किया था तो मोबाइल से लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होगा 123456 सभी स्टूडेंट के लिए। बाद में फिर वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। डन, पहली चीज समझ में आ गई। तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अगर आपने ईमेल से पहले लॉगिन किया था तो ईमेल से ही लॉगिन कीजिएगा, और मोबाइल से लॉगिन किया था तो मोबाइल से ही लॉगिन कीजिएगा। पासवर्ड ये है, एक बार देख लीजिएगा, और फिर अंदर इंटर करके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको आपके कोर्स दिखाई नहीं देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप इन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। देखिए, वर्किंग आवर्स के अलावा अगर आप कॉल करेंगे तो हो सकता है कि आपका कॉल अटेंड न किया जा सके, तो आप ऊपर के नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, इसके अलावा देखिए, काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ओपन करना होता है। तो देखिए, उनके लिए यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एप्लीकेशन के कोर्सेस को लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखना चाहते हैं, वो इस लिंक पर क्लिक करिए। वहां से आप इजीली आपके डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर आपके कोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल के अलावा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और कोई भी डाउट आता है तो आपको नंबर मैंने मेंशन कर दिए हैं, दिखा दिए हैं, उन पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अपडेट किया गया है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, काफी सारे नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। जैसे देखिए, ऑफलाइन भी अब आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं, पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। काफी बार होता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, तो अब बिना इंटरनेट के भी आप ऑफलाइन अपने वीडियोस और पीडीएफ को देख पाएंगे। ओके, वहां से पढ़ पाएंगे। तो काफी सारे फीचर्स हैं, आप कॉल करिए, आपको सारी क्वेरीज मिल जाएगी। डन। अब आ जाइए, आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज के करंट अफेयर का 10 जुलाई का सबसे पहला क्वेश्चन और आज का हमारा फोकस क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? पहले आंसर ले लेते हैं, फिर समझेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में होने वाला है, जुलाई अगस्त में। यहां पर भारतीय टीम का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है गगन नारंग को। जानते होंगे, अगर आप इमेज देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कौन है ये। भारतीय शूटर हैं गगन नारंग। इन्हें भारतीय टीम का शेफ डी ऑनर, ठीक है ना, या शेफ डी मिशन आप बोल सकते हैं, शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। कहां पर? पेरिस ओलंपिक में। देखिए, शेफ डी मिशन होता क्या है? एक प्रमुख अधिकारी होता है जो कि ओलंपिक में ओलंपिक टीम का नेतृत्व करता है। इंडियन टीम होगी तो इंडिया का शेफ डी मिशन होगा। कौन बने? गगन नारंग। ठीक है ना। हाल ही में शेफ डी मिशन की भी घोषणा की गई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, और फ्लैग बैरियर कौन रहेंगे इसकी भी घोषणा की गई। तो देखिए, शेफ डी मिशन हो गए कौन? गगन नारंग, इंडियन शूटर। और इसके अलावा अगर फ्लैग बैरियर की बात करें, ध्वजवाहक की बात करें, तो ये ध्वजवाहक होने वाले हैं। हाँ, यहां पर पहले ये चीज ले लीजिए कि इनके पहले भी, गगन नारंग के पहले भी शेफ डी मिशन की घोषणा की जा चुकी थी, और ये पहले पद दिया जा रहा था मैरी कॉम को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैरी कॉम के मना करने के बाद अब शेफ डी मिशन कौन बने? गगन नारंग, इंडियन शूटर। इंडियन शूटर गगन नारंग ने 2012 में लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था शूटिंग में। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन फ्लैग बैरियर की बात करें तो ये पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, और टेबल टेनिस प्लेयर है अंचत शरद कमल, ये रहेंगे फ्लैग बैरियर ओलंपिक में 2024 में। और शेफ डी मिशन कौन? गगन नारंग। डन।
बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारी न्यूज थी वो यहां पर क्लियर हो जाती है। अब हम ओलंपिक के बारे में बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। पहले बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की। तो देखिए 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा पेरिस फ्रांस में। तीसरी बार हो रहा है कि ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस में। इसके पहले भी पेरिस में 1900 ईस्वी में और 1924 में ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है और अब 100 साल बाद फिर से पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। 4 नए खेल शामिल किए जाएंगे, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। ये 4 नए स्पोर्ट्स हैं जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए गए। देखिए जर्नी देखते हैं ओलंपिक की। तो ओलंपिक की 2 प्रकार के ओलंपिक होते हैं, पता है? समर ओलंपिक गेम्स 2 प्रकार के गेम्स हैं और विंटर ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व में की गई थी। कहां पर? एथेंस। उस वक्त तो यूनान के नाम से जाना जाता था। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी 1896 में एथेंस में। लेकिन इसके 2 साल पहले ही बैरन पीरे डी कुबर्टिन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी और यही ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब की गई थी? 1896 में एथेंस में। पुराने भी एथेंस में शुरू हुए थे और आधुनिक ओलंपिक खेल भी एथेंस में। ओलंपिक खेलों में भारत की बात करते, मेन इवेंट देख लेते हैं। सारे नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबी हिस्ट्री है भारत की भी, लेकिन मेन की बात करते हैं। ओलंपिक खेलों में पेरिस ओलंपिक 1900 में हुआ था। भारत के एकमात्र एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड थे, भारत की ओर से भाग लिया था। एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था 1928 में। इंडियन हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड जीता था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अभी तक भारत ने जो हॉकी टीम है उसने ओलंपिक में 12 मेडल जीते, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है। हेलेंसिकी ओलंपिक हुआ था 1952 में। खाशाबा दादा साहेब जाधव कुश्ती में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीत कर आए थे, ब्रॉन्ज मेडल जीता था पर पहला व्यक्तिगत मेडल कुश्ती में ये लेकर आए थे। ठीक है। सिडनी ओलंपिक हुआ था सन 2000 में। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीत कर आई थी, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। इसके बाद बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, मतलब टीम इवेंट नहीं था, इंडिविजुअली अकेले थे, तो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए थे जेवलिन थ्रो में। 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था जेवलिन थ्रो। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है 2020 तक के ओलंपिक की। मेन इवेंट बताए मैंने आपको। पेरिस ओलंपिक जब होगा तब हम तब की बात करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं। यहां पर आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में, बायलैंग्वेज कोर्स है। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, पूरा सीक्वेंस में आपको इंडियन हिस्ट्री यहां पर पढ़ने को मिलेगा। यहां पर देखिए एक और आपके लिए बेनिफिट ये है कि 1 अगस्त से लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली है, तो जिन्होंने यहां पर बाय किया है वो लाइव क्लास में भी एक्सेस ले पाएंगे। ओके, तो काफी नॉमिनल चार्जेस हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आगे आइए, सेकेंड क्वेश्चन। बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किसके द्वारा लिखी गई है? कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ये बुक लिखी है M.B. रविंद्रनाथ ने। M.B. रविंद्रनाथ के द्वारा लिखित पुस्तक है। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा लॉन्चिंग की गई। ठीक है। तो देखिए यहां पर आप बुक देखेंगे, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, किसकी बुक है? M.B. रविंद्रनाथ, कर्नल M.B. रविंद्रनाथ। हालांकि इनका निधन हो चुका है, बुक इनके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर KT परनायक ने इस बुक को लॉन्च किया है। बुक में किसकी बात की गई है? तो ऑब्वियस सी बात है, कारगिल वॉर नाम दिया गया है तो कारगिल वॉर की जानकारी होगी। 1999 में कारगिल वॉर के समय जो ऑपरेशन विजय इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था, भारतीय सेना ने चलाया था, उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई।
क्या परिस्थितियां थी, कैसे हम आगे बढ़े। आप सभी को पता होना चाहिए कि कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य में 1999 में हुआ था, जम्मू कश्मीर के कारगिल में। अब यह क्षेत्र लद्दाख में आता है, ठीक है। पाकिस्तानी सेना को हमने हराया था और हराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था, ठीक है। कारगिल वॉर के लिए ऑपरेशन विजय। इस पर बेस्ड एक बुक है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, किसके द्वारा लिखी गई, कर्नल MB रविंद्रनाथ। हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, लॉन्च किया गया है इस बुक को। आगे आइए, एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए अवार्ड कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन। यह अवार्ड देती है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। यह 2024 के लिए दिया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य को। आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ओके, ठीक है। देखिए इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस P सदाशिवम की अध्यक्षता वाली 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी ने हाल ही में घोषणा की है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 की। मैगजीन का अवार्ड है, पर कमेटी इन्होंने नाम फाइनल किया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। 10 जुलाई को नई दिल्ली में आज कार्यक्रम है, यहां पर 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और यहां पर अवार्ड दिया जाएगा महाराष्ट्र को। क्यों भाई, महाराष्ट्र ने ऐसा क्या किया है? तो देखिए महाराष्ट्र ने बांस की खेती को राज्य में बढ़ावा दिया है, अनाज के लिए श्री अन्न अभियान की शुरुआत की थी कुछ समय पहले, थर्मल पावर जनरेशन में बायोमास के उपयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है इन्होंने, जिसके कारण सभी पहलुओं को मिलाकर अब महाराष्ट्र राज्य को यह अवार्ड दिया जाने वाला है, ठीक है ना। तो अवार्ड का नाम क्या है, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। किसे दिया गया, महाराष्ट्र राज्य को, ओके। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसी गवर्नमेंट को दिया जा सकता है, इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। 2008 में शुरुआत की गई थी। देता कौन है, शुरुआत में बताया था एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन, ठीक है, इस अवार्ड को प्रदान करती है यहां पर एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका, ठीक है। आगे आते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की? प्रोजेक्ट परी को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। आंसर ए। उद्देश्य क्या है? तो भारत का जो आर्ट है ना, जो कला है, उसको बढ़ावा देना प्रोजेक्ट परी का मुख्य उद्देश्य है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे लॉन्च किया, इसकी शुरुआत की है प्रोजेक्ट परी, ठीक है। परी का फुल फॉर्म देख लेना, देखे ना, तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परी का फुल फॉर्म है। देखिए 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बैठक का आयोजन किया जाने वाला है भारत में, ठीक है ना। 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बैठक के लिए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये जो पहल है, इसे संयुक्त रूप से ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? देखो भारत में जितने भी पुराने लोक कलाएं हैं, है ना, पुरानी लोक कला और जितनी भी संस्कृति है, उनको आधुनिक सब्जेक्ट के साथ जोड़कर नई तकनीकों का विकास करना, नई तरीके से कला को प्रेजेंट करना, कला में इनोवेशन करना, इस प्रोजेक्ट परी का मुख्य उद्देश्य है। देश भर के 150 से भी ज्यादा कला से जुड़े हुए जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर हों, पेंटिंग करते हो, भित्ति चित्र, मूर्तियों के कलाकार हों, ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं प्रोजेक्ट परी के लिए, ठीक है। थंका पेंटिंग जो कि सिक्किम और लद्दाख में काफी फेमस है, चेरियाल पेंटिंग जो कि स्पेशली तेलंगाना से बिलोंग करती है, वणी थड़ी पेंटिंग राजस्थान से बिलोंग करती, अर्नमा कला त्रिपुरा से है। इन कला के कलाकार भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट परी, ओके। आर्ट को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आईसीसी ने हाल ही में जून मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए गए भारत के जसप्रीत बुमराह। अब कारण तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, वर्ल्ड कप तो हमने सबने देखा है। तो जसप्रीत बुमराह
जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में T20 वर्ल्ड कप, उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हाल ही में जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून मंथ के लिए घोषित किया गया। अब आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें जून मंथ के लिए, तो ये भी इंडिया की ही है, स्मृति मंधाना, इंडियन विमेन क्रिकेट प्लेयर, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जून मंथ में। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए जसप्रीत बुमराह और आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए भारत की स्मृति मंधाना। डन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेरिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये एक साइक्लोन है जो कि प्रभावित कर रहा है अमेरिका को, काफी प्रभावित किया अमेरिका में। अमेरिका के टेक्सास क्षेत्र में इस तूफान के कारण, बेरिल तूफान के कारण भयंकर बारिश हुई, डूबने की कगार पे है टेक्सास का क्षेत्र। तो अमेरिका के टेक्सास में बेरिल तूफान के कारण बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली। अमेरिका में जो तूफान आते हैं ना, ध्यान रखना, उनको हरिकेन के नाम से पुकारा जाता है। हरिकेन क्या है? देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन इनको कह सकते हैं, हरिकेन को ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन्हीं में से एक हमको देखने को मिला है बेरल तूफान या बेरिल तूफान। अमेरिका प्रभावित हुआ है टेक्सास का क्षेत्र, ठीक है ना। काफी पावरफुल होते हैं, हरिकेन या फिर साइक्लोन बोल लो, ठीक है। बेरिल तूफान से हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका को प्रभावित किया, ध्यान रखना। किस राज्य के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई? तो हाल ही में सींग वाला मेंढक की एक प्रजाति की खोज की गई है टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगी, ठीक है। आंसर मिल गया। यहां पर आप देखेंगे तो इस मेंढक के आपको सिर पे थोड़ा सा एक आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा उभरा हुआ, एक सींग की आकृति का। तो ये एक सींग वाला मेंढक है। कहां खोजा गया है? टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मेंढक की इस प्रजाति को खोजा है। एक्चुअल में ऐसे सींग वाले मेंढक वियतनाम और चाइना में भी पाए जाते हैं, और वहां पर इसे माओसन मेंढक के नाम से जाना जाता है। माओसन सींग वाले मेंढक है, इनके समान ही भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजे गए टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, अब देखिए, जो मेंढक को नाम क्या दिया गया, जो अरुणाचल प्रदेश में मिला, इसको नाम दिया गया जेनोफ्रिस अपतानी। ये कैसा नाम? अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय एक जनजाति है अपतानी जनजाति। अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी भी हैं, स्थानीय रूप से निवास करते। उस मूल स्थानीय जनजाति अपतानी के नाम पर एक सींग वाले मेंढक को नाम दिया है जेनोफ्रिस अपतानी, रिसर्चर्स ने, ठीक है। तो ये कहां मिला है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये मिला है टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहां पर है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। डन, इजी था। आगे आइए, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही? तो 2023-24 के लिए देखिए, आरबीआई ने एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों को जारी किया है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट की बात की है, इसके बारे में बताया है आरबीआई ने। और आरबीआई ने बताया कि भैया 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो रोजगार वृद्धि दर है वो 6% रही है। रोजगार वृद्धि दर अनसर्टी। देखिए, 2022-23 में आरबीआई के अकॉर्डिंग भारत में देखिए 596.7 मिलियन रोजगार सृजन हुए थे। 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया है 643.3 मिलियन। ऑलमोस्ट 6% की वृद्धि हुई है रोजगार में, यह कहना है आरबीआई का, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आंकड़ों को आरबीआई ने जारी किया है, ठीक है। आरबीआई का कहना है कि भैया 2022-23 से लेकर 2023-24 में अगर हम देखें तो 46.7 मिलियन जॉब्स बढ़ी है, जो कि ऑलमोस्ट अगर कंपेयर करें तो 6% वृद्धि आरबीआई का डेटा है, ठीक है। 2022-23 में जब उसके पुराने फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया गया, तब 2021-22 से 22-23 में 3.2% ही वृद्धि हुई थी जॉब्स में,
और इस साल 6% की वृद्धि हुई है 2022-23 से लेकर 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा आरबीआई का कहना है। आगे आइए, चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है। आपको पता है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा, भारत चाइना की सीमा रेखा के भी अलग अलग नाम है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। भारत और चीन की सीमा मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। उसी तरीके से ब्लू लाइन बाउंड्री, ठीक है, ये लेबनान और इजराइल के मध्य में देखने को मिलती है। आंसर ए। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो इजराइल और लेबनान के मध्य में अभी विवाद चल रहा है, क्योंकि भाई पहले ही फिलिस्तीन से इजराइल का विवाद चल रहा है। तो इजराइल के जो मिसाइल है उड़ते उड़ते इधर उधर के क्षेत्रों में भी चले आते हैं, तो लेबनान और इजराइल के मध्य में भी विवाद अभी उभर कर आया है। और इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एडवाइजरी जारी की है, चेतावनी जारी की है दोनों देशों की, भैया शांत हो जाओ दोनों देश। तो लेबनान और इजराइल की सीमा पर बहुत ज्यादा भी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। इन दोनों के मध्य की जो बाउंड्री है उसे ब्लू लाइन बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। ब्लू लाइन सीमा लेबनान और इजराइल, ठीक है, दोनों के मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। वैसे यूनाइटेड नेशन ने ही इस बाउंड्री का निर्धारण किया था सन 2000 में। 2000 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन ने यह बाउंड्री खींची थी लेबनान और इजराइल के बीच में, ब्लू लाइन के नाम से इसको पुकारा गया। पश्चिम में मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से लेकर गोलन हाइट्स क्षेत्र या पहाड़ियों तक ये आपको सीमा देखने को मिल जाएगी। अगर हम मैप पे देखें तो देखिए, यह आपको देखने को मिलेगा इजराइल और यह आपको देखने को मिलेगा इधर लेबनान का हिस्सा, और आपको यहां से मेडिटेरियन सी से ये एक लाइन देखने को मिलेगी, यह है ब्लू लाइन, यह गोलन हाइट्स से। तो गोलन हाइट्स से लगकर पश्चिम में मेडिटेरियन सी तक ये लाइन जाती है। लेबनान और इजराइल के मध्य में बाउंड्री है ब्लू लाइन बाउंड्री। विवाद के कारण यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी जारी की है दोनों देशों को कि भैया शांत रहो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, डीआरडीओ ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने यह टैंक किस कंपनी के साथ मिलकर बनाया? तो देखिए, डीआरडीओ ने हाल ही में एक स्वदेश निर्मित लाइट टैंक जिसका वेट बहुत कम है, जोरावर, इसका सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ ने लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से निर्मित किया है। आंसर टी, लाइट वेट एक टैंक के स्वदेशी तकनीक से निर्मित जोरावर, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सफल परीक्षण किया गया। अगर इसका वजन देखें तो 25 टन इसका वजन है। उम्मीद है कि वर्ष 2027 तक इंडियन आर्मी में इसे शामिल किया जा सकता है। अभी टेस्टिंग काफी सारी बाकी भी है, सफल परीक्षण किया जा चुका है, अभी काफी सारे बदलाव भी है, और उम्मीद की जा रही है कि 2027 तक लाइट टैंक, स्वदेशी तकनीक से निर्मित लाइट टैंक जोरावर इंडियन आर्मी को सौंप दिया जाएगा। डीआरडीओ और लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी ने इसे संयुक्त रूप से विकसित किया है। डन। तो यहां पर 10 जुलाई के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे, एक एक फैक्ट को समझा, इंपॉर्टेंट अपडेट भी सारे देख लिए। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, ठीक है। लास्ट डे हमने जो डिस्कस किया था एक बार हम उनके आंसर ले लेते हैं क्विकली। पहला क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है यूएसए में। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यूएसए, ठीक है। सेकेंड, रेचेल रिव्स किस देश की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त की गई? तो कहां की? ब्रिटेन। स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में विनेश फोगाट ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता? तो कितने किलोग्राम में? 50 किलोग्राम वेट में इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। 8 जुलाई को किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। निम्न में से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो कौन है ये? ध्रुव सितवाला। आगे, किस राज्य में आषाढ़ी बीज नव वर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है? तो आषाढ़ी बीज नव वर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है गुजरात राज्य में, कच्छी समुदाय के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। झारखंड की प्रमुख अभ्रक खदान कौन सी है? तो कौन सी है? कोडरमा खदान, है ना, झारखंड में।
निम्न में से किस न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं विद्युत रंजन सारंगी। आगे, हाथरस मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया? तो यह है ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हाथरस मामले के लिए जो कमेटी गठित की गई है जांच के लिए, उसकी अध्यक्षता ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किसे कीर्ति चक्र 2024 से सम्मानित किया गया? तो दिग्विजय सिंह रावत, पवन कुमार यादव, दीपेंद्र विक्रम बासनेट, सभी को दिया गया था। हमने कल बात की थी इनकी, तो यहां पर आंसर हो जाता है सभी सही। ओके, तो रिवीजन हो गया। अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लास्ट डे जो हमने डिस्कस किए थे। आंध्र प्रदेश में हुए 16वें असेंबली इलेक्शन में कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल किया? टीडीपी। और मुख्यमंत्री कौन बने? चंद्रबाबू नायडू। हल्ला टॉमस डॉटिर किस यूरोपीय कंट्री की प्रेसिडेंट नियुक्त की गई? तो हल्ला टॉमस डॉटिर आइसलैंड की प्रेसिडेंट नियुक्त की गई है, जो कि यूरोपीय देश है आइसलैंड। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली, इंडिया में। ओके, करेक्ट होगा, यहां पर सारे आंसर मिल गए। अब आज के लिए आपके क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स 2024 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? ठीक है ना, किन दो देशों के बीच में किया गया? कौन सी एक्सरसाइज है? जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स 2024। हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा। और ब्रिक्स के विस्तार के बाद फर्स्ट मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां किया गया? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।